हाय एवरीवन, मैं वर्तिका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार एससीईआरटी समरी कर रहे थे। इसमें हमने हिस्ट्री क्लास 6 पूरी कवर कर दी। उसके अलावा ज्योग्राफी भी कवर हो गई है, साइंस भी कवर हो चुकी है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अदर सब्जेक्ट को फॉलो कर सकते हैं वहाँ। अब हम लोग करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री। ठीक है, क्लास 7 की हिस्ट्री यहाँ करेंगे और क्लास 6 ज़रूर देख लीजिएगा। तो प्राचीन भारत के मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है उसी बुक से प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उसको ज़रूर कवर कर लीजिएगा। वो 3 पार्ट में हो पाया था क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मुझे डिटेल में ही बताना पड़ा था। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कहाँ, कब और कैसे। और वीडियो अच्छी लगा करें तो शेयर कर दिया करें, तो काफ़ी मुझे भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि मध्यकालीन भारत का जो कार्यकाल है वो कितना रहा है। तो 750 से 1750 एडी तक, या कहीं कहीं 700 से 1700 एडी भी लिखा हुआ मिलता है। ये इसमें कितने चेंजेस हुए हैं वो हम इस चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसी काल में देखने को मिलता है। कब हुआ था? सबसे पहले बात की जा रही 13वीं शताब्दी में। 13वीं शताब्दी में तुर्क आए हुए थे, तुर्क ने यहाँ अपनी सत्ता स्थापित की। उसके बाद ये 13वीं शताब्दी के बाद हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ हुआ। और किया किसने है? बाबर ने किया था। ठीक है, तो मेन लाइन पे आते हैं यहाँ पे कि 13वीं शताब्दी के 300 साल शताब्दी बाद, यानी कि 16वीं शताब्दी में, जो कि 1500 से 1599 के बीच में आता है। 16वीं शताब्दी में मुगल वंश के जो संस्थापक है बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग संपूर्ण उपमहाद्वीप के लिए किया था। सबसे ज़्यादा जो विस्तार है ये मुगल वंश के औरंगजेब के टाइम पे हुआ है। तो सबसे ज़्यादा विस्तार किसके टाइम पे हुआ है? ये पूरा बोला जाता था भारतीय उपमहाद्वीप। तो ये सबसे ज़्यादा विस्तार, सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब के टाइम पे हुआ है। अब यहाँ पे बिहार के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि बिहार, जो हमारा राज्य बिहार नाम से जाना जाता है, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग 13वीं शताब्दी में ही किया गया था। एक इतिहासकार है मिन्हाज ए सिराज। ठीक है, मिन्हाज ए सिराज, ये सल्तनत काल के टाइम पे थे। तो उन्होंने इसका उपयोग किया था, बिहार का सबसे पहले उपयोग किया था। बौद्ध विहारों की इस भूमि को अर्ज ए बिहार नाम दिया था। इन्होंने अर्ज ए बिहार नाम दिया था। और मुगल, जब हम अकबर के बारे में जानेंगे तो अकबर ने इसे प्रांत के रूप में गठित कर दिया था। तो सबसे पहले बिहार का नाम किसने लिखा है? तो मिन्हाज ए सिराज ने लिखा है। 13वीं शताब्दी में क्या लिखा था? अर्ज ए बिहार लिखा था। नेक्स्ट आ जाता है कि मध्यकालीन भारत। यहाँ इस चैप्टर में केवल इंट्रो दे रखा हुआ है, तो जहाँ से जितने छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता दूंगी। मध्ययुगीन भारत का जो आर्थिक जीवन था वो मुख्यतः कृषि आधारित था। अब कई सारे चेंजेस हुए हैं इन काल में। मध्यकालीन भारत में काफ़ी चेंजेस हुए। इससे पहले कुदार और फावड़ा यूज़ होता था, अब हल का इस्तेमाल होने लगा। उसके अलावा सिंचाई के साधन में इनका नाम याद रखना है बस आपको। अर्घट घंटी यंत्र का उपयोग किया जाने लगा। और तो कुएं तालाब इनका तो यूज़ चलता ही आ रहा था, लेकिन इस काल में पानी को निकालने के लिए अर्घट या घंटी यंत्र का यूज़, या रहट में जंजीर लगी होती थी, तो रहट या रेहट भी बोलते हैं इसको। उत्तर वैदिक काल में भी एक क्वेश्चन आया था जो कि मैंने बताया था प्राचीन भारत में, तो इनका उपयोग किया जाता था। ठीक है, उसके अलावा वस्त्र के क्षेत्र में धुनिया का उपयोग होने लगा और चरखा प्रचलित हो गया था। तो इसी काल में ही चरखा और धुनिया का इस्तेमाल होने लगा था। अब कागज़ की बात करते हैं तो कागज़ का सबसे पहले इस्तेमाल जो हुआ है चीन में हुआ है। 100 एडी में, 100 एडी में लगभग ये चीन में इस्तेमाल हुआ है। भारत में कब आया? तो भारत में 13वीं शताब्दी में आया है। 13वीं शताब्दी का मतलब है 1200 एडी से लेकर के 1200 ईस्वी से लेकर के 1299 एडी के बीच में भारत में ये आया है। इसी 13वीं शताब्दी में एक नया आविष्कार हुआ था, दिशा सूचक यंत्र, जिसको कंपास बोलते हैं, जिसमें वो मैग्नेटिक कंपास होता है जो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को बताता है। इसको और किस नाम से जानते हैं? कुतुब नुमा के नाम से जानते हैं। तो उसका भी आविष्कार इसी टाइम पे हुआ था। उसके अलावा एक दूसरा आविष्कार जो हुआ था वो 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में इसका आविष्कार हुआ था। 14वीं शताब्दी में सुल्तान फिरोज शाह ने फिरोजाबाद दिल्ली में एक मीनार पे अनेक नक्षत्र घड़ियों, एक धूप घड़ी और एक जल घड़ी भी लगवाई थी। ठीक है, तो समय सूचक यंत्र का जो आविष्कार है वो इस टाइम पे हुआ। उसके अलावा दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार इसी टाइम पे हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं कि युद्ध के क्षेत्र में क्या आविष्कार हुआ था। युद्ध के क्षेत्र में जो पहला आविष्कार था लोहे की रकाब। ये जो सैनिक घोड़े पे बैठते थे ना, तो वो जम के बैठ सके इसके लिए हुआ था। और दूसरा उनके खुर में ये नाल का आविष्कार हुआ था। तो जो लोहे की नाल होती थी जो घोड़े के खुर में, वही पैर के पास लगाई जाती थी, नाखूनों के पास, ताकि वो अच्छे से पकड़ बना सके और नरम जमीन पे वो उनके पैर धंसे नहीं। अब 8वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 712 के करीब अरब आक्रमण हुआ था। तो अरब आक्रमण में किसकी स्थापना हो गई थी? इसके साथ ही एक नए धर्म की स्थापना होने लगी थी, इस्लाम की। और इस्लाम धर्म में लोग यह मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, अल्लाह। ठीक है, हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम
यानी संदेश लाने वाले पैगंबर हैं। और हजरत मोहम्मद अल्लाह की बात की जा रही है यहाँ पे। और इसके अलावा उनके जितने भी अनुयायी हुए हैं वो मुसलमान कहे गए और कुरान शरीफ इनका पवित्र ग्रंथ है। गंगा जमुनी सांस्कृतिक क्या किसे कहते हैं? तो इसका मतलब है कि जब यहाँ पे अरब आए, तुर्क आए और मुगल आए तो इनके द्वारा यहाँ पे कई सारे चेंजेस हुए हैं। ठीक है, पहले यहाँ हिंदू थे तो उससे जब चेंजेस हुए उस मिली जुली संस्कृति को क्या बोला जाता है? गंगा जमुनी संस्कृति कहते हैं। इसी टाइम पे जो कबीर है, रामानंद है, ऐसे करके संत हुए हैं। उसके अलावा सूफी संत हुए, मुसलमानों के जो संत हैं उन्हें सूफी संत कहा जाता था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है ये कि बिहार के प्रसिद्ध हिंदी भक्त कवियों में दरिया साहब का नाम उल्लेखनीय है। तो दरिया साहब का जन्म कहाँ हुआ था? शाहाबाद जिले में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। पटना जिले के मनेर के प्रसिद्ध हजरत सरफुद्दीन अहमद प्रमुख सूफी संत थे। तो हजरत सरफुद्दीन जो थे वो सूफी संत थे, जबकि ये दरिया साहब जो थे वो भक्त कवि थे। ठीक है, इनका जन्म शाहाबाद में हुआ था, इनका जन्म पटना जिले के मनेर में हुआ था। अब ये बिहार की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बिहार में बहुत सारे जनजातीय समूहों का उदय हुआ था, जिनमें से चेरो राजवंश था। चेर नहीं है, ये चेरो राजवंश था। चेरो ने शाहाबाद, सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, पलामू जिले में अपने राज्य की स्थापना की थी। 300 वर्षों तक ये रहा था। ये इसी काल की बात की जा रही, मध्यकालीन काल में इनका उदय हुआ था। अब ये चैनपुर जो शाहाबाद जिला है पर बाघमल नाम के चेरो सरदार का कब्जा था। तो कौन से सरदार का कब्जा था? बाघमल का कब्जा था, जिसके दो बेटे चांद और मुंड इस क्षेत्र के चंडेश्वरी और मुंडेश्वरी नामक मंदिरों की लोक कथाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये शाहाबाद में ये आपको अगर चंडेश्वरी या मुंडेश्वरी नाम के जो मंदिर दिखते हैं वो इन्हीं के बाघमल के बेटे हैं। अच्छा, इस टाइम का स्रोत क्या था? तो कैसे पता चलता है? तो उस टाइम पे क्योंकि अब पेपर चलने लगा था, कागज़ चलने लगा था, तो कागज़ पे ही लिखी होती थी। हस्तलिखित जो पांडुलिपियाँ होती थी वो अब पहले जैसे ताम्र पत्रों पे होती थी, अब ऐसी नहीं होती थी, अब कागज़ पे होती थी। इसीलिए इसके प्रमाण ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि इनको बचा के रखा जा सका है। ठीक है, प्राचीन भारत की जो बहुत सारे स्रोत हैं उनको बचाया नहीं जा सका है। फरमान क्या होता था? फरमान क्या होता था? फरमान जो राजा आदेश पत्र जारी करता था उसको फरमान कहते थे। और यहाँ पे क्योंकि छापखाने इस टाइम पे थे नहीं, मतलब कागज़ आ गया था लेकिन प्रिंटिंग प्रेस नहीं होती, तो इसीलिए लिपिक और जो नकलन वीस हैं ये होते थे जो नकल करके पूरा उतार देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं आधुनिक पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है, जिसमें मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बहुत सारे स्रोत आपको मिल जाएंगे। मिनिएचर किसे कहते हैं? कुछ किताबों में ऐसे छोटे छोटे चित्र बने होते थे, तो इन छोटे चित्रों को मिनिएचर कहते हैं। और ये मिनिएचर जो उस टाइम पे मुगल दरबार में या जो दक्षिण भारत के राजपूत हैं इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला था इनको। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि यहाँ से क्वेश्चन जनरली फंसते हैं। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम था? रजत रंगनी था। ये इसमें किसके इतिहास का वर्णन है? कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। ठीक है, अलबरूनी की पुस्तक का नाम तहकीक हिंद है, जिसे तारीख उल हिंद भी कहते हैं। तो उस समय जब ये यहाँ आए थे तो यहाँ के जो समाज, धर्म, रीति रिवाज आदि पर इन्होंने बहुत सारी जानकारियाँ दी थी। मिनहाज उल सिराज की कौन सी पुस्तक है? तो इनकी पुस्तक है तबकात ए नासिरी में मोहम्मद गौरी और गुलाम वंश के बारे में बताया गया है मिनहाज उल सिराज ने। या जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है तारीख फिरोज शाही, इसमें फिरोज शाह के बारे में जो तुगलक वंश के शासक था फिरोज शाह उसके बारे में वर्णन है। और अबुल फजल की जो पुस्तक है अकबरनामा, इसमें अकबर के शासनकाल का वर्णन है। ठीक है, तो ये जो पुस्तकें बताई इनको एक बार फिर से आप रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि तुजु के बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो ये बाबर की आत्मकथा है। किस में लिखी गई है? तुर्की में लिखी गई थी, तुर्की भाषा में उन्होंने लिखा था। और उसके बाद में इसका फारसी में अनुवाद हुआ है जिसको बाबरनामा कहा जाता है। ठीक है, इसमें इनके पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। तो ये थोड़ा सा बताया गया कैसे उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया है। अब रहला किसकी पुस्तक थी? तो अफ्रीकी यात्री जो इब्न बतूता है, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था, उसने रहला पुस्तक लिखी थी। ठीक है, कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। सिक्कों की बात करते हैं तो सिक्कों में केवल ये अभी डिटेल में हम जानेंगे चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ जितना दे रखा है वो मैं बता देती हूँ। बात करते हैं तो यहाँ से एक पॉइंट ये मिलता है कि जो सासाराम के शासक या बिहार के सासाराम के शासक से सासूरी ने चांदी के सिक्के चलाए थे। ठीक है, उसके अलावा कई सारे मंदिर जैसे ताजमहल, खजुराहो इसी काल में, तो पता ही है लाल किला, आगरा का किला इसी काल में ही बना है। बिहार के वास्तुकला की बात करते हैं, आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम, जो कि अभी वर्तमान
वर्तमान में रोहतास जिले में है, वो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के सम्मिश्रण का, मतलब उन दोनों के जो आर्किटेक्चर है उनका मिश्रण इसमें देखने को मिलता है। मनेर में मखदुम शाह दौलत की समाधि भी है, जो कि एक अच्छी कला का उदाहरण है। और पटना से 18 मील की दूरी पर वैकटपुर का शिव मंदिर, जिसके लिए राजा मान सिंह ने आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो जो शिव मंदिर है, वैकटपुर का शिव मंदिर, उसके लिए राजा मान सिंह ने सहायता प्रदान की थी। रोहतासगढ़ में निर्मित हरिश्चंद्र मंदिर के निर्माण का यश भी राजा मान सिंह को जाता है। रोहतासगढ़ में जो हरिश्चंद्र मंदिर है वो भी राजा मान सिंह ने ही बनवाया था। अब यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक की बात बताएगी। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1328 में जो राजधानी का स्थानांतरण किया था, दिल्ली से दौलताबाद कर दिया। दिल्ली से देवगिरी गए थे, देवगिरी का नाम बदल के दौलताबाद किया था इन्होंने। अब इसके ऊपर यहाँ जियाउद्दीन बर्नी कुछ लिखते हैं। बर्नी यही लिखते हैं कि किस पुस्तक में लिखा है। जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक का नाम तारीख़ फिरोज शाही है। इसमें इन्होंने लिखा है कि बहुत कष्ट हुआ था उनको, जो इन्होंने बहुत इनाम दिए हैं लेकिन लोगों को बहुत कष्ट हुआ है, तो वो सब हमको नहीं जानना है, हमको अपने एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रखना है। अब इस दिल्ली स्थानांतरण की घटना को इसामी लिखते हैं। तो इसामी ने कौन सी पुस्तक है इनकी? इसामी की पुस्तक का नाम है फुतुह उस सलातिन। ठीक है, फुतुह उल उस सलातिन, ये किसकी पुस्तक है? ईसानी की पुस्तक है। इसमें भी इन्होंने वही दिल्ली की वाली घटना लिखी है कि कैसे लोग परेशान होते हैं, फिर बाद में ये कहते हैं कि जिनको जाना है वो वापस जाओ, लेकिन इसमें काफ़ी देर हो चुकी होती है। यहाँ मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। रजत रंगड़ी किसकी है? तो कल्हड़ की है। कश्मीर का इतिहास है इसमें। भक्ति संत कौन रहे थे? तो भक्ति संत दरिया साहब रहे थे, जो कि यहाँ बिहार के थे। तबकात नासिरी मिनहाज और सिराज की है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। मानसिक ने वैकटपुर का शिव मंदिर बनवाया था, जो कि पटना के पास है। स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। इसका नाम है नए राज और राजाओं का उदय। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो गुप्त वंश के बाद 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हुआ क्या कि इस गुप्त वंश के पतन के बाद छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। या हर्षवर्धन के बाद क्या हुआ, ये भारत छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। उन जो छोटे छोटे वंश बने उनके बारे में जानेंगे, और उसके अलावा कैसे यहाँ पे आक्रमण किया गया उसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण होता है। तो अरब का आक्रमण कहाँ से होता है? यही पश्चिम वाली साइड से होता है। और फिर कौन करता है? तो मोहम्मद बिन कासिम करता है। कब करता है? 712 AD में करता है। उस समय सिंध कहाँ पे करता है? सिंध पे करता है, सिंध प्रांत पे करता है। सिंध का शासक कौन था उस टाइम? दाहिर था। ठीक है, ये मैंने बता दिया अरब वाली बात कि अरबों का आक्रमण हुआ। अब हम बात करते हैं छोटे छोटे भाग में टूटा, वहां पे सामंत होते थे। असल में था क्या, जैसे मान लीजिए पहले एक राजवंश था, उसमें जो उनके अधीन रहते थे उनको सामंत कहा जाता था। अब ये सामंत इंतजार करते थे कैसे राजा कमजोर पड़े और उसकी जगह ये ले ले। ऐसा ही हुआ। जो वतापी के चालुक्य, जो मैंने हिस्ट्री में पढ़ाया था कि वतापी के चालुक्य जो थे कर्नाटक वाले, उनकी जगह पे कौन आ जाते हैं? राष्ट्रकूट आ जाते हैं। इसी तरह जो हमने पल्लव पढ़ा था, पल्लव और चालुक्य के बारे में पढ़ा था, तो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी तमिलनाडु में। तो उनकी जगह आप कौन आ जाएंगे? चोल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझिएगा जरा। 6 वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो 6 वाली ज़रूर देख लीजिए। तो वहाँ पे 3 पार्ट में है, लेकिन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राष्ट्रकूट का किसके स्थान पे आए? कर्नाटक के जो चालुक्य थे, जिनको वतापी के चालुक्य बोला जाता था, उनके स्थान पे ये अपनी सत्ता स्थापित करते हैं 8वीं सदी में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट प्रधान के जो स्वतंत्र सबसे पहले संस्थापक हुए थे वो दंतीदुर्ग थे। दूसरा पॉइंट यहाँ से होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी मानीखेत थी। इनकी राजधानी क्या थी? मानखेत या मणिकर भी कहीं कहीं लिखी होती है, तो मानीखेत थी। ठीक, अब हम बात करते हैं, ये तो वहाँ साउथ साइड की बात रही। इसके अलावा ऊपर वाली साइड मध्य वाले भाग में यहाँ पे इन्होंने एक वंश बताया है, गुर्जर प्रतिहार वंश। लेकिन ऐसे बहुत सारे थे, जैसे गुर्जर प्रतिहार वंश, चौहान वंश, गढ़वाल वंश, उसके अलावा परमार वंश है ना, सोलंकी के गुजरात के जो चालुक्य थे वो हो गए। ये कुछ वंश रहे थे जिन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी। छोटे छोटे ये आपस में ही लड़ाई किया करते थे। जब आपस में लड़ाई कर रहे हैं तो इसका फायदा कौन उठाएगा? बाहर के आक्रमणकारी उठाएंगे, और इसीलिए मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसका प्रसिद्ध शासक कौन था? इसका प्रसिद्ध शासक रहा था, महत्वपूर्ण शासक राजा नागभट्ट प्रथम रहे थे। ठीक है, नागभट्ट प्रथम। इनकी यहाँ से फिर क्वेश्चन उठता है, इन्होंने अरबों से लोहा लिया था, मतलब अरबों को एकदम खदेड़ा था। और इनका एक प्रशस्ति है, एक ग्वालियर प्रशस्ति, जैसे समुद्रगुप्त की थी ना प्रयाग प्रशस्ति, वैसे ग्वालियर प्रशस्ति किससे संबंधित है? नागभट्ट प्रथम से संबंधित है। इसमें
उसे मलेच्छों का नाशक बताया गया। किसे? नागभट्ट प्रथम को। ठीक है, तो ग्वालियर प्रशस्ति किससे संबंधित है? नागभट्ट प्रथम से संबंधित है। ये कौन से वंश के राजा थे? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के राजा थे। अब यहाँ पे एक और बिहार और बंगाल के प्रथम जो पाल शासक थे, पाल वंश जो है, पाल वंश के प्रथम शासक कौन थे? गोपाल थे। ठीक है, तो गोपाल को लोगों ने चुना था। लोगों ने, वहाँ जो बहुत अराजकता फैली हुई थी, तो लोगों के द्वारा चयनित ये राजा थे। पाल वंश के प्रथम संस्थापक कौन थे? कहाँ पे था? बिहार और बंगाल के क्षेत्र में था पाल वंश। गोपाल थे। ठीक है, गोपाल के बाद गोपाल ने ही उदंतपुरी जो विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की। गोपाल के बाद धर्मपाल के बारे में जानेंगे, देवपाल, महिपाल, 4 लोग रहे थे, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसके अलावा यहाँ पे रानी दिद्दा पूछा जाता है कि रानी दिद्दा कहाँ की रानी थी? तो रानी दिद्दा एक कश्मीर की रानी थी। कश्मीर के कौन से वंश की? उत्पल वंश की रानी थी। ठीक है, यहाँ से एक अगला पॉइंट होता है क्लियर। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने 4 राजपूत वंश की बात बताई है। प्रतिहार, वही गुर्जर प्रतिहार हो गया। चौहान, सोलंकी, ये गुजरात के सोलंकी थे। और परमार वंश। ठीक है, सामंत क्या होते थे? तो सामंत के बारे में यहाँ बताया गया, जो राजा विजयी होता था, विजयी, इसे मान लीजिए 2 लोगों में लड़ाई हो रही है, जो राजा विजयी होता था उसको अधिपति कहा जाता था, और जो हारता था उसको सामंत कहा जाता है। सामंत का मतलब ये था कि ये लोग क्या करते थे? उस राज को छोड़ देते थे, बस बदले में उनको उपहार या कर वगैरह देना होता था, तो ये इनके अंडर में हो गया, ऐसे करके समझा जाता था। तो मेन जो विजयी राजा है उसको अधिपति कहा जाता था, पराजित राजा उसका सामंत बन जाता था। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि भोजदेव, तो ये राजा भोज की बात बताई जाए। राजा भोज किसके थे? प्रमुख शासक परमार वंश के थे। ठीक है, परमार वंश के प्रमुख शासक थे। तो इनकी उपाधि परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज। तो इनके चरणों में रहने वाले महासामंत महाराजाधिराज श्री क्षितिपाल का शासन था। तो यहाँ पे याद रखिए, जो सामंत थे उनको कम उपाधि दी गई है, और जबकि जो मेन जो अधिपति है उसको ज़्यादा उपाधि से सम्मानित किया जाता था। अब राज्यों में प्रशासन के बारे में ये जो कुछ उपाधियां हैं वो मैंने बताई दी थी। इसमें से त्रिभुवन चक्रवर्ती की भी एक उपाधि मिलती थी इन राजाओं को। यहाँ पे कुछ एक ऐसे जो विभाग थे, जैसे कि संधि विग्रहिक जो था वो विदेशी विभाग का प्रधान होता था। अच्छ पटालिक जो था वो आर्थिक मंत्री को बोलते थे। भंडागारिक जो बोलते थे वो भंडार का अधिकारी होता था। दंड महानायक पुलिस विभाग का प्रधान होता था। ठीक है, यहाँ पे एक बात बताई गई कि इनकी जो ये राज्य थे, इनकी आय का मुख्य स्रोत क्या था? राजस्व ही था। जो राजस्व कर लिया जाता था वही होता था। इसको क्या बोलते थे? इसको उपरिकर कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? उपरिकर कहा जाता था, या राजयोग कहते थे। और ये कितना वसूला जाता था? तो ये किसानों की उपज का 1/6 या 1/3 के बीच में भू राजस्व देना होता था। अब यहाँ पे इन्होंने कन्नौज के लिए संघर्ष बताया है। तो कन्नौज जहाँ पे हर्ष का शासनकाल था, तो हर्ष के बाद क्योंकि सब तो टुकड़ों टुकड़ों में बट गया था, तो यहाँ पे कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। पूछा जाता है क्वेश्चन कि त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था पालवंश, एक तो पालवंश है, इनको नोट कर ले, पालवंश या लिखा ही होगा, हाँ यहाँ लिखा हुआ है, प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच में हुआ था। तो कन्नौज के लिए जो संघर्ष था, जिसको त्रिपक्षीय संघर्ष बोलते हैं, ये पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश के बीच में हुआ था। अब कन्नौज इतना फेमस क्यों था, क्यों इतना ज़रूरी था? पहली बात तो ये इनके सेंटर में पड़ता था, हर्ष की राजधानी थी, बहुत मतलब यहाँ से पूरा राज्य को संभालना ईजी हो जाता। उसके अलावा ये नदियों वाले क्षेत्र में आता था, गंगा के तट पर आता था, तो काफ़ी व्यापार करना बहुत अच्छा हो जाता है। तो काफ़ी चीज़ों से ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी, इसीलिए अगर कोई यहाँ पे राज करता तो वो अच्छा एरिया कवर कर सकता था, इसीलिए संघर्ष चल रहा था। और फाइनली त्रिपक्षी जो संघर्ष है, इसमें कौन जीता था? तो इसमें गुर्जर प्रतिहार जीता था। ठीक है, अगर फाइनली पूछा जाए कौन जीता था, तो गुर्जर प्रतिहार वंश जीता था। अब इसी लड़ाई का फ़ायदा कौन उठाते हैं? जो बाहरी आक्रमणकारी हैं वो उठाते हैं। महमूद गजनवी हो गए, उसके बाद गौरी आएंगे, ये सब फ़ायदा उठा, एकता बची ही नहीं थी। तो अलबरूनी की बात की जा रही है। अलबरूनी की पुस्तक का क्या नाम था? तारीख़ हिंद था, तारीख़ ए हिंद। इसको कौन लेकर के आया था भारत? इसको महमूद गजनवी ही लाया था भारत। ठीक है, अब महमूद गजनवी की बात करते हैं। महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? गजनी का शासक था। गजनी कहाँ पे पड़ता है? तो आधुनिक अफगानिस्तान में एक छोटा सा राज्य है। ये तुर्क थे। ठीक है, ये तुर्क थे। सबसे पहले तो हम अरब के बारे में जाने थे, 712 में जो आक्रमण हुआ था, उसके बाद यहाँ पे तुर्की आएंगे। ठीक है, अब ये जो तुर्क शासक थे, इस गजनी की स्थापना कब हुई थी? गजनी राज्य की स्थापना 932 AD में हुई है। किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। अलप्तगीन ने की थी। इसी का एक महत्वपूर्ण शासक रहा था गजनवी।
गजनवी अब कब आता है, 1010 से 1025 के बीच में से 17 बार आक्रमण किया था भारत में। लेकिन कहा जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो धन लूटना था, ना कि यहाँ पे अपनी सत्ता को स्थापित करना था। इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर इधर सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो रहा है वो सोमनाथ मंदिर पे, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण सबसे प्रसिद्ध इसका आक्रमण रहा है। सबसे ज़्यादा ये यहाँ से लूटपाट करके ले गया था। 1030 में महमूद की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही कि कुछ ने कहा कि यहाँ पे इस्लाम धर्म की स्थापना करने आया था, कुछ कहते हैं कि लूटने आया था, लेकिन ओवरऑल यही निकला निष्कर्ष कि ये लूटने ही आया था। और इसने कितनी बार आक्रमण किया, यहाँ पे टोटल 17 बार आक्रमण किया था। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि शाहनामा किसकी पुस्तक है। अब इसके दरबार में कुछ कवि थे, जैसे एक है शाहनामा। शाहनामा की रचना किसने की है, फिरदौसी ने की है। शाहनामा की रचना किसने की है, फिरदौसी ने की है। तहकीक हिंद किसने लिखा है, अलबरूनी ने लिखा है। इसको तारीख हिंद भी कहते हैं। अलबरूनी को ये अपने साथ यहाँ पे लाया हुआ था। अब मोहम्मद गजनवी के बाद लगभग 150 साल के बाद यहाँ पे कौन आता है, मोहम्मद गौरी आता है, जो कि कौन से राज्य का था, तो गजनी के ही अधीन एक छोटा सा राज था, गौर, उसका शासक था। यहाँ पे आता है और क्या इसका मेन उद्देश्य होता है यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, लाइन से इन्होंने कम ही बताया है, लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से इसने आक्रमण किए थे। सबसे पहले इसने जो आक्रमण किया था 1175 में किया था मुल्तान पे। फिर इसने किया है 1178 में पाटन गुजरात में। फिर आता है 1791 वाला, जिसको हम 1191 वाला, जिसको हम बोलते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध बोला जाता है 1191। किसके बीच में हुआ था, ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी पराजित हो जाता है। फिर उसके बाद 1192 वाला हुआ है, इसमें क्या होता है, इसमें गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। और इसी तरह दिल्ली सल्तनत की ये नींव रख देता है, या जो मुस्लिम सल्तनत की नींव रख देता है। एक युद्ध और था 1194 वाला, जो कि चंदावर वाला है। ठीक है, चंदावर का युद्ध जो गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। यहाँ इस तरह से यहाँ पे 5 युद्ध आपको याद रखने हैं जो मोहम्मद गौरी से संबंधित है। अब हम जानते हैं दिल्ली के दक्षिण के राज्य के बारे में। ये जो दिल्ली सल्तनत है ये अभी आगे के हम चैप्टर में पढ़ेंगे। दक्षिण के राज्य में कौन कौन से राज्य रहे थे, कृष्ण नदी। हम यहाँ पे चोल वंश के बारे में जानेंगे। ठीक है, चोल आधुनिक मदुरई क्षेत्र में चोल साम्राज्य के दक्षिण में पांड्य राज्य था। अब ये जो पहले मैंने संगम काल के टाइम बताया था, चोल, चेर और पांड्य, ये उनकी बात की जा रही। अब ये फिर से आएंगे। ठीक है, चोल फिर से आएंगे। ये क्या थे, ये पल्लव के सामंत के रूप में थे। ठीक है, सामंत थे। अब क्योंकि पल्लव शक्ति जब कमजोर होती है तो चोल फिर से अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। कब, 846 से 71, मतलब यही 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में ये फिर से अपनी जगह पे आ जाते हैं। इसकी स्थापना चोल वंश के संस्थापक इस बार जो रहे थे वो विजयालय रहे थे। ठीक है, चोल वंश के संस्थापक कौन रहे थे, विजयालय रहे थे। इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश का एक प्रमुख शासक रहा था राजा राज प्रथम। राजा राज प्रथम के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, इनका कार्यकाल यहाँ बताया गया है कि 958 से 1016 ईस्वी तक रहा था। इनके बारे में एक बात आपको याद रखनी है कि जो वहाँ का मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना राजा राज प्रथम ने ही करवाई है। इसका पुत्र जो था, अब यहाँ पे बताया गया कि आसपास के जो सामुद्रिक विजय की थी, मतलब श्रीलंका, मालदीव जैसे छोटे द्वीपों को इसने आधिपत्य, अरबों के आधिपत्य से चुनौती दी थी और खुद जीता था। ठीक है, राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं। देखो, राज प्रथम के बाद इनका बेटा आता है राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने भी बहुत सारा काम किया था। ये आसपास, इसकी जल सेना बहुत अच्छी थी और आसपास के इसने जो राज्य थे उनको जीता था। श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऐसे अभियान चलाए थे। अब यहाँ पे जो डिब्बा दिख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट बताया गया है कि राजेंद्र चोल अपनी सेना को गंगा नदी तक ले गया था और गंगा जल ला करके अपने ही जगह पे, तंजौर वाली जगह पे एक तालाब खुदवाता है और उस तालाब का नाम रखता है, कुछ तालाब का नाम इसने रखा था चोल गंगम। ठीक है, चोल गंगम। उस तालाब में क्या करता है, उस तालाब में गंगा जल जो लाता है वो डाल देता है और नाम रखता है चोल गंगम। अभी गंगा नदी पे क्यों गया था, गंगा नदी के पास ही पाल वंश का जो शासक था उसको ये हरा के आया था। कौन से पाल वंश के शासक को इसने हराया था, ये सब नहीं बताया गया है यहाँ पे। महिपाल को हराया था। ठीक है, महिपाल को हराया था। और जब हराया तो कोई उपाधि लेगा ना, कौन सी उपाधि लिया था, गंगई कोंड की उपाधि लिया था। ठीक है, गंगई कोंड की उपाधि लिया था। और ये इसने अपनी नई राजधानी, जहाँ पे इसने तालाब बनाया वहाँ पे इसने नई राजधानी भी बनाई थी, गंगई कोंड चोलापुरम। ठीक है, गंगई को, इस शहर का नाम देखिए बताया गया, नए शहर में इस पानी को रखा था। इस शहर का नाम यहाँ पे तो बताया नहीं गया, लेकिन गंगई कोंड चोलपुरम रखा था और उस तालाब का नाम इसने रख दिया था चोल गंगम नाम रखा था।
चोल प्रशासन की बात करते हैं तो चोल प्रशासन में जो राज्य है उसको राष्ट्र कहा जाता था। अब यहाँ पे होता क्या था, पहला आता है मंडलम। ठीक है, ये जो प्रशासन की सुविधा के लिए राष्ट्र कई कई छोटी छोटी इकाइयों में बटा था, इसको मंडलम बोलते हैं। मंडलम क्रम याद रखिएगा, बस आगे हो जाएगा। मंडलम के बाद कुट्टम आता है, कुट्टम के बाद नाडु आता है, नाडु के बाद कुर्रम आता है। ठीक है, कुर्रम आखिरी में आता है। तो मंडलम, कुट्टम, नाडु, कुर्रम। ठीक है, मंडलम, कुट्टम, नाडु, कुर्रम। यहाँ पे सिविल सर्विस की व्यवस्था पहले ही देखी जा चुकी थी। पेरुंद परम प्रधान कर्मचारी को बोला जाता था और ओलय नायकम प्रधान सचिव को बोला जाता था। ये वैसे तो बहुत जो हाई लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे इतना बारीकी से पूछा जाता है। अगला ग्राम स्वशासन, जो लोकल गवर्नमेंट है, इसकी व्यवस्था चोल शासन में पहले ही देख ली गई थी। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे उर, सभा और नगरम, इनकी बात हमने क्लास 6 में भी की थी। उर क्या होती है, सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा होती थी। सभा क्या होती है, जो गांव की वरिष्ठ ब्राह्मण होते हैं उनकी सभा होती थी। नगरम क्या होती है, नगरम व्यापारी की सभा होती है। तो उर, सभा और नगरम ये क्या थी, ये लोकल गवर्नमेंट जो ग्राम स्वशासन है उसकी व्यवस्था यहाँ पे थी। अच्छा, यहाँ पे बताया नहीं गया, ये लिखा नहीं है, प्रिंट नहीं है, लेकिन सभा, जो सभा होती थी उसमें वरिष्ठ ब्राह्मण होते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको पेरू मक्कल कहा जाता था। पेरू मक्कल कहा जाता था। ठीक, अब ग्राम स्वशासन के लिए जो समितियां बनाई जाती थी, सिंचाई समिति, कृषि समिति, समिति को क्या कहते थे ये लोग, वरीयम कहते थे। ये क्वेश्चन बनता है जनरली, जहाँ बनता है वहाँ मैं बता देती हूँ, अदरवाइज मैं इस बुक को बस कंप्लीट करा रही हूँ। उत्तर मेरुर अभिलेख किससे संबंधित है, तो उत्तर मेरुर अभिलेख चोल वंश से संबंधित है। ठीक है, जैसे अभिलेख से क्वेश्चन बनते हैं तो यहाँ से ये पूछा जाता है उत्तर मेरुर अभिलेख किससे संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। मंदिर की बात करते हैं तो मैंने पहले ही बता दिया था, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तंजौर में राज प्रथम ने बनवाया था, और इनके बेटे ने गंगई कोंड चोलपुरम जो नगर है उसके मंदिर को बनवाया था। ये किसने बनवाया है, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया है। जबकि बृहदेश्वर मंदिर जो तंजौर का है उसको राजेश्वर मंदिर भी कहते हैं, वो राज प्रथम ने बनवाया था। चोल वंश में जो सिंचाई की व्यवस्था थी, कृषि की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ पे केवल इतना पॉइंट याद रखिए, अड़ीकट का मतलब क्या होता है, अड़ीकट तमिल के दो शब्दों से मिलकर बना है। अड़ी का मतलब होता है बांध और कट्टू का अर्थ होता है निर्माण, यानी कि बांध का निर्माण कराना। यहाँ कावेरी नदी पे कावेरी नदी पर बनाया गया था अड़ीकट जो बांध था, और कावेरी नदी से ही सिंचाई की जाती थी। ठीक है, सिंचाई की प्रॉपर व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। अब पालवंश की बात करते हैं तो पालवंश कौन 8वीं सदी में ही पालवंश था बंगाल और बिहार में, इसीलिए बिहार की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, गोपाल ने की थी। गोपाल के बाद कौन आए थे, धर्मपाल, देवपाल, महिपाल आए हुए थे। इन्होंने त्रिपक्षीय संघर्ष में, कन्नौज का जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसमें पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। बिहार का मुंगेर इसकी राजधानी था। इस पाल वंश की राजधानी कौन था, बिहार का मुंगेर था। पाल शासकों का जो काल, ये मूर्तियों की बात की जा रही है कि यहाँ पे भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति शैली का जन्म हुआ था। मतलब इनकी जो मूर्ति कला की एक विशिष्ट शैली थी जो कि भारतीय कला की पूर्वी भारत की मूर्ति शैली का जन्म दिया था इन्होंने। हाँ, ये पॉइंट याद रखिएगा, जो अवलोकितेश्वर मूर्ति है ये किसकी है, विष्णु जी की है, और किससे संबंधित है, पालवन से संबंधित है। उसके अलावा एक ये बुद्ध जी की मूर्ति भी मिली थी। तो बुद्ध जी की मूर्ति जो है वो इस भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध मैत्री की मूर्ति मुंगेर से प्राप्त हुई थी, जो कि पालवन से संबंधित है। ये अभी पटना संग्रहालय में इनको रखा गया। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं शैक्षिक केंद्रों की, जो कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। गोपाल ने क्या की थी, गोपाल जो प्रथम शासक थे उन्होंने उदनपुरी जो वर्तमान बिहार शरीफ में है में एक मठ बनवाया था, विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। जबकि धर्मपाल ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निर्माण करवाया था। उसने नालंदा महाविहार को भी दान दिया था। ठीक है, मैं तो फॉलोइंग जल्दी से कर लेते हैं। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे, तो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। पालवंश कहाँ पे है, बंगाल में है। कन्नौज में त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश आता है। गोपाल जो था वो लोगों द्वारा चयनित था क्योंकि अराजकता फैली हुई थी। सो स्टार्ट होता है थर्ड चैप्टर में दिल्ली सल्तनत के बारे में बताया गया है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिटेल में शासकों के बारे में नहीं बताया कि इन्होंने क्या करवाया, क्योंकि वो हमें वनडे एग्जाम में मिल ही जाती है। वनडे एग्जाम की जो बुक होती है लाइक लूसेंट है आपके पास, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे ना प्रशासन को लेकर के इन्होंने डिटेल में बताया है, जैसे वहाँ पे कर कौन से चलते थे या फिर और सारी चीज़ें, तो उनको हम इस वीडियो में, इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। और जो शॉर्टकट में बता दिया उनको हम शॉर्टकट में मैं भी बता के निकलूँगी, क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो सके। ठीक है, शुरुआत करते हैं 950 वर्ष पहले तोमर राजपूत वंश। तो तोमर वंश कहाँ पे था, दिल्ली पे शासन करता था। ठीक है, 950 वर्ष पहले तोमर वंश का एक शासक था, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो भी बताते हुए चलेंगे। अनंगपाल ने दिल्ली नगर की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली वाले नाम का सिक्का ढाला गया था। और अब ये हो रही थी बात 10वीं शताब्दी की। ठीक है,
अब आती है 12वीं शताब्दी। 12वीं शताब्दी का मतलब है कि ये 1100 के करीब, ठीक है, 1100 के करीब चौहान वंश ने दिल्ली पे अधिकार कर लिया था। अजमेर पे करता था लेकिन दिल्ली पे कर लिया था। यहीं पे मैंने अभी सेकंड चैप्टर में बताया भी था, 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था, 92 में द्वितीय युद्ध हुआ था, 94 में गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था। अब स्थापना हो जाती है मुस्लिम साम्राज्य की, जो कि गौरी ने की। अब गौरी क्या करता है, गौरी यहाँ पे अपने गुलामों को शासन छोड़ करके अपना जाने लगता है और 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। कौन सी जनजाति के द्वारा? खोखरो जनजाति के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये जो वंश आएंगे, इन वंश का क्रम जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बनता है जनरली। ये दिल्ली सल्तनत बोला गया क्योंकि इनका जो है राज था वो दिल्ली सल्तनत के वाले इलाके में था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, लेकिन उसके बाद में मोस्टली ने दिल्ली ही बनाई। तो सबसे पहले कौन सा वंश आता है? पहले वंश आता है गुलाम वंश, जिसको प्रारंभिक तुर्क शासक बोला गया, ठीक है, पहले ये आता है। सेकेंड पे आते हैं खिलजी, सेकेंड खिलजी। अच्छा, मैं लाइन से ही बता देती हूँ ना। हाँ, तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में कौन आए थे? गुलाम वंश। नंबर 2 पे खिलजी, नंबर 3 पे तुगलक, सैयद और लोधी, ठीक है। ये क्रम भी पूछा जाता है तो लाइन से याद रखिएगा। एक और बात बता देती हूँ, ये जो स्टार्टिंग के 4 रहे थे ना, ये तुर्क रहे थे। इसमें से चौथे वाले सिया थे, लेकिन जो अंतिम थे ना, ये 5वें वाले लोधी वंश, ये अफगान शासक थे, ठीक। अब इनका क्रम हम जानते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ये इनका कार्यकाल 1206 से 1210 के बीच में रहा था। इन्होंने क्या किया था? कुतुब मीनार की नींव रखी थी। जो मैं बता रही हूँ बस एक बार सुनना है आपको, एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। कुतुब मीनार की नींव रखी थी, लाहौर इनकी राजधानी थी, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया था। इन्हीं के शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। इन्हीं का जो सेनापति था उसने ध्वस्त कर दिया था। तो ये कुछ बातें रही थी। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई, लाहौर में दफनाया गया था ये चौगान खेलते हुए, ये जब गिर गए थे। अब इल्तुतमिश की बात करते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि इनके बाद तुरंत इल्तुतमिश आ गए थे। कुछ दिन के लिए आराम शाह नाम का एक शासक भी आया था, लेकिन वो एकदम अयोग्य था। फिर इल्तुतमिश आते, तो इल्तुतमिश ये पहला ऐसा शासक था जिसने वैधानिक रूप से सुल्तान की उपाधि धारण की थी खलीफा से, ठीक है। तो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था? तो इल्तुतमिश था सबसे पहला शासक, ठीक। इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? दिल्ली बना ली थी, लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली कर ली थी। और कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा इन्होंने करवाया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत, जो भूमि दान दी जाती थी उसकी इक्ता प्रणाली होती है, अक्ता भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो उसकी शुरुआत इन्होंने करवाई थी। चहलगामी तुर्कान ए चहलगामी, जो 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, उसका भी संगठन इन्होंने ही बनवाया था, ठीक है। इस तरीके से अब आते हैं रजिया। रजिया के बारे में तो एक पॉइंट याद रखना है कि ये पहली महिला शासिका थी, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन थी? रजिया थी। रजिया के बाद आते हैं बलबन। अब इसमें भी 1-2 छोटे छोटे आए हैं, लेकिन बलबन की बात करते हैं। बलबन ने सबसे जो, अच्छा एक और चीज़, अगर पूछा जाए गुलाम वंश का शासक वो स्थापक कौन था, ठीक है, स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। लेकिन जो वास्तविक अगर संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश था, ठीक है। और इस जो गुलाम वंश को बहुत ज़्यादा सुदृढ़, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो बनाया वो बलबन ने बनाया। बलबन को किसकी उपाधि दी गई थी? उलूग खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन महमूद ने उलूग खां की उपाधि दी थी। इसने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की थी, नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया था। और जो ये तुर्कान चहलगामी बना था ना, इल्तुतमिश ने बनवाया था, उसका इसने दमन कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। तो यहाँ पे होता है गुलाम वंश ख़त्म, जो कि मैंने क्विक एक बार रिविज़न करा दिया है। और 1-2 पॉइंट छूट भी गए होंगे, तो आप जब रेफरेंस पढ़ेंगे तो वहाँ से हो जाएगा। खिलजी वंश की बात करते हैं तो खिलजी वंश में सबसे पहले कौन बने थे? जलालुद्दीन खिलजी बने थे, तो 1290 से 1296 के बीच में रहे थे। अलाउद्दीन खिलजी सबसे ज़्यादा इनका कार्यकाल रहा था, मतलब एक खिलजी वंश में। और इन्होंने क्या क्या शुरू किया था? घोड़ा दागने की प्रथा, नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। और उसके अलावा स्थायी जो सेना की व्यवस्था इन्होंने की थी। उसके अलावा मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत भी इन्होंने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इनके टाइम में जो कर था, भू राजस्व जो लिया जाता था उपज का, वो आधा लिया जाता था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इनके टाइम में लिया जाता था। और उसके बाद हालांकि, तो हाँ एक और बात, ये मोहम्मद बिन तुगलक भी अभी बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ पे ये आधा लेते थे। इन्होंने चराई और घड़ी, ठीक है, चराई और गढ़ी नाम के 2 कर चलाए थे। इनका ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चराई और गढ़ी नाम के 2 कर किसने चलाए थे? इन्होंने चलाए थे। सिकंदर ए सानी की उपाधि इन्होंने ली थी। उसके अलावा अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला, हजार खंबम महल, ऐसे ये जो इनका निर्माण था ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तुगलक की बात करते हैं तो तुगलक में आ जाते हैं। इसके बाद भी एक रहे थे, इसके बाद मुबारक खिलजी रहे थे। मुबारक खिलजी के बाद खुसरो खां रहे थे, ठीक है। खुसरो खां का
दमन करते हुए गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना कर दी। गियासुद्दीन तुगलक के बारे में एक पॉइंट याद रखना है कि इन्होंने तुगलकाबाद नाम का नगर स्थापित किया था। उसके अलावा इसके अलावा यहाँ पे एक दुर्ग की भी स्थापना की थी। उस दुर्ग का नाम छप्पन कोट था। और नहरों का जो निर्माण है वो भी इनके टाइम में बहुत हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो ये सबसे पढ़ा लिखा शासक बोला जाता था, लेकिन सबसे बेवकूफ़ी वाले इन्होंने काम किए थे। इनके बारे में तो अभी हम इस चैप्टर में ही जानेंगे, तो वहीं जान लेंगे। उसके अलावा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है कि इन्होंने अमीर कोही, ठीक है, अमीर ए कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। फिरोज शाह तुगलक के बारे में जानते हैं। फिरोज शाह तुगलक, एक और बात यहाँ, एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है तुगलक के बारे में। इब्न बतूता तुगलक के टाइम पे ही आया था। ठीक है, इसने इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी थी? इब्न बतूता की पुस्तक रहेला थी। रहेला पुस्तक इनके टाइम में थी। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी कर लिए जाते थे वो सब खत्म कर दिए थे और केवल 4 कर चालू रखे थे। एक खराज था, खराज, खम्स, जजिया, जकात। ठीक है, खराज, खम्स, जजिया, जकात 4 कर को इसने चालू रखा था। इसने दीवाने खैरात जो वो महिला या विधवा होती है उनकी सहायता के लिए शुरुआत की थी। और उसके अलावा दीवाने बंदगाह जो दास होते हैं उनकी देखभाल के लिए शुरुआत की थी। और एक और बात शायद मैं बताना भूल गई हूँ, नहीं, पहले इन पर बात कर लेते हैं। हाँ, और 4th है सैयद वंश। अच्छा, तुगलक वंश के टाइम पे ही तैमूर का आक्रमण हुआ था। तो 1398 में तैमूर ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तुगलक वंश के टाइम में किया था। सैयद वंश की बात करते हैं। सैयद वंश में सबसे पहला शासक, इनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, तो खिज्र का सबसे पहला शासक था। अंतिम कौन था? अंतिम था आलम शाह। अंतिम था आलम शाह, बस इतना पॉइंट याद रखना है। लोधी वंश की बात करते हैं तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक रहा है। पहला इसका शासक बहलोल लोधी था। उसके बाद सिकंदर लोधी आएगा, जो कि इन्होंने नहीं बताया यहाँ पे। उसके बाद इब्राहिम लोधी। तो जो बहलोल लोधी था इसने बहलोल नाम के सिक्के जारी किए थे। अगर हम इसकी बात करें सिकंदर लोधी जो नहीं दे रखा है, उससे 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो गुलरुखी नाम से कविताएं कौन लिखा करता था? तो वो सिकंदर लोधी लिखा करता था। आगरा नगर की स्थापना किसने करवाई थी? सिकंदर लोधी ने करवाई थी 1504 में। इब्राहिम लोधी के बारे में एक पॉइंट याद रखना, इसके अंतिम शासक थे और ये 1526 में पानीपत के युद्ध में ये हारे गए थे। ये एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो कि मैदान में हारा गया था और मार डाला गया था। तो बाबर के द्वारा ये काम किया गया था। अब यहाँ पे जितना भी मैंने बताया उसका एकदम छोटा सा हिस्सा दे रखा है, मैंने बहुत डिटेल में वैसे एक्स्ट्रा बता दिया है। अब यहाँ पे एक पॉइंट बस मैं बताना भूल गई थी, मामलुक वंश भी बोला जाता था। जो गुलाम थे ना उनको मामलुक बोला जाता था, इसीलिए गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत को डिटेल से पढ़ लीजिएगा। अब हम मेन बात करते हैं कि कैसे इन्होंने काम किया। अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, मालवा, रणथंभौर, चित्तौड़ की लड़ाई में सफलता प्राप्त की थी। ये जो राज्य बता रही हूँ इनका नाम याद रखना है। इसका एक शासक था, गुलाम था, मालिक गफूर। ठीक है, मालिक गफूर जो था वो उसने दक्षिण भारत के लिए नेतृत्व किया था। दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्यों को जीता था? देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरई पर विजय प्राप्त की थी। ठीक, अच्छा, ये चीज़ ना, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम क्या था? उसका कैकूबाद या कैमूर्स लिखा मिलता है। जो बलबन के बाद आया था ना, बलबन के बाद अयोग्य शासकों के नाम तो दे नहीं रखे यहाँ पे, तो कहीं कैमूर्स या कैकूबाद लिखा मिलता है। उसी को हटा करके खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। मंगोलों का जो आक्रमण था वो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे सबसे ज़्यादा हुआ था। सल्तनत की भाषा कैसी थी? सल्तनत की जो भाषा यूज़ होती थी वो फ़ारसी यूज़ होती थी उस टाइम पे। अब यहाँ पे कुछ प्रशासनिक पदों की बात कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन जनरली बनते हैं। वित्त विभाग को वजारत बोला जाता था और वज़ीर इसका मुख्य स्थान था। राजस्व कर वसूल करना ये सारा काम करता था। उसके अलावा मेन हम उनकी बात करते हैं। काजी जो मुख्य न्यायाधीश था उसको बोला जाता था। दीवान इंसा राजकीय फरमान जारी करने वाले को बोला जाता था, दीवान ए इंसा। और बरीद ए मुमलिक गुप्त विभाग होता था, गुप्त रूप से सूचना एकत्र करना इनका काम होता था। बरीद ए मुमलिक हो गया, दीवाने इंसा जो फरमान जारी करता था, काजी हो गया। और यहाँ पे एक और बताया गया वकीर दर जो था वो राज परिवार के देखरेख करता था। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो इनको याद रखिएगा। इक्ता क्या था?
अक्ता या इक्ता व्यवस्था क्या थी, तो जो जैसे राज्य था ना वो छोटे छोटे इलाकों में बटा हुआ था, वो उन पे जो राज करने का जो अधिकार था वो अमीरों को, मतलब जो अधिकारी होते थे उनको अमीर बोला जाता था, उनको दिया गया था। तो ये दान दे या भूमि जो राजा था वो दान दे देता था। दान का मतलब ये नहीं था कि इन्हीं का हो गया, इनसे वो अपना जो कर वगैरह है प्राप्त करता था। इसके जो अधिकारी थे वो मुक्ति या वली कहे जाते थे। तो अक्ता जो थे, अक्ता इलाके के जो अधिकारी थे वो मुक्ति या वली कहे जाते थे, और ये इनका काम था कि राजस्व वसूल करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ऐसे करके। अब इसके बाद जो और इकाई रही थी, यहाँ पे एक रचना की बात करते हैं। निजाम उल मुल्क ने सियासतनामा लिखी थी। मुक्ति के अधिकार के बारे में बताया गया यहाँ पे। निजाम उल मुल्क ने सियासतनामा लिखी थी, ठीक है। रचना से ताकि क्वेश्चन आया तो क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात करी थी कि जैसे पूरा एक वो साम्राज्य है इनका, वो इक्ता में बटा हुआ है। इक्ता के नीचे कौन आता था? इक्ता के नीचे सिख आते हैं। सिख के जो अधिकारी होते थे उनको सिकदार बोला जाता था। सिख के बाद में कौन आता था? सिख के बाद में आता था परगना। परगना का जो हेड होता था वो परगना का हेड को अमील कहते थे, ठीक है। अमील जो मुख्य अधिकारी था उसको परगना का हेड कहते थे। तो इक्ता के बाद कौन आता है? इक्ता के बाद सिख आएगा, ठीक है। उससे छोटी इकाई जो होती थी वो सिख होती थी। सिख के बाद परगना होता था, और परगना के बाद सबसे छोटी इकाई जो होती थी शासन की वो ग्राम होती थी, ठीक है। ग्राम होती थी। सिख के जो अधिकारी होते थे उसको सिकदार बोला जाता था। पर जो चौधरी था वो पहले 100 गांव का प्रधान होता था। यही जो 100 गांव है ये बाद में परगना प्रशासनिक इकाई का केंद्र बना था। गांव का सबसे छोटा हो जाता था, गांव सबसे छोटी इकाई थी। यहाँ पे कौन अधिकारी होते थे? खुद मुकद्दम पटवारी। तो खुद मुकद्दम जो होते थे वो अमीर किसान होते थे जनरली, ठीक है। खुद और मुकद्दम पटवारी ये क्या करते थे? गांव के प्रमुख अधिकारी होते थे। मंगोलों के आक्रमण की बात की जा रही है कि 1219 में मंगोलों ने चंगेज़ खां के नेतृत्व में ट्रांस ऑक्सियाना, जिसको उज्बेकिस्तान कहा जाता है, ट्रांस ऑक्सियाना को क्या बोला जाता है? उज्बेकिस्तान बोला जाता है, पर हमला 1219 में किया था। फिर इधर जब इनके टाइम में बाद में ही जब ये दिल्ली सल्तनत चल रही थी तो तुर्क को उनका आक्रमण झेलना पड़ा था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली पे इनके आक्रमण की संख्या बढ़ गई थी। सैनिक प्रशासन की बात करते तो सैनिक में दीवाने अर्ज, जो अर्जे कोही बताया था ना, वही था अर्जे कोही, जिसकी स्थापना किसने की थी? सैनिक विभाग की स्थापना, अरे नहीं, हाँ, सैनिक प्रशासन की बात करते हैं तो सैनिक प्रशासन में दीवाने अर्ज आते हैं। दीवाने अर्ज जो सैनिक विभाग है इसकी स्थापना बलबन ने की थी, ठीक है। यहाँ नहीं बताया गया लेकिन याद रखेंगे बलबन ने की थी। इसका मुख्य अधिकारी आरिज मुबालिक कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता ही दिया था कि सैनिकों का हुलिया प्रथा की शुरुआत की थी। घोड़े दागने की प्रथा और नगद वेतन देने की जो शुरुआत की थी इन्होंने ही की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी। इसमें मतलब ताकि जो लोग गलत तरीके से पैसा वैसा लेते हैं तो वो ना ले सकें, तो उसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यहाँ पे यही सब बताया गया है कि ये देखिए पूरा एक चार्ट टाइप में दिखाया गया, तो ये सब हमको नहीं याद रखना है ऑब्वियसली। यहाँ पे 48 जीतल का 1 टका होता था। जो करेंसी चलती थी वो टका और जीतल चलती थी। आज के चांदी के 1 रुपये के बराबर होता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1 मन जो था वो 15 किलोग्राम के बराबर था। तो ये कुछ करेंसी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने जब मूल नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी तो कुछ अधिकारियों को बनाया था, जैसे बाजार नियंत्रक जो होता था, सहना ए मंडी या सहना लिखा होता था, बाजार का अधीक्षक होता था। ये प्रत्येक बाजार का देख रेख वाला काम देखता था। बरी जो था वो खुफिया अधिकारी था, मतलब ये निरीक्षण करेगा जा करके हर बाजार में जा करके। और मुन्हियान जो था वो गुप्तचर होता था। उसका भी काम यह था कि कोई गलत तरीके से पैसा वगैरह तो नहीं ले रहा, ये सब का। ये अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का है। आय का स्रोत क्या था? तो आय का स्रोत वही उपज का जो राजस्व कर लिया जाता था। इसे लेता कौन था? इसे खुद मुकद्दम चौधरी लेते थे, जो धनी किसान का वर्ग होता था, जो कि मैंने बताया भी था, वो लेते थे। और जो किसानों से भूमि कर लिया जाता था उसको बोला क्या जाता था? खराज कहते थे, ठीक है। अब खराज जो है ना, ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर था। उस्र जो था, ये मैं डिफरेंस बता देती हूँ, उस्र जो है वो मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमि कर है। इसी तरह अगर हम जजिया की बात करें तो जजिया जो गैर मुसलमान होते थे उनसे धार्मिक कर लिया जाता था। ज़कात जो मुसलमानों से लिए जाने वाला धार्मिक कर था। खालसा भूमि किसे कहते हैं? तो खालसा भूमि सुल्तान की जो अधीन भूमि होती थी उसे खालसा भूमि कहते थे। सबसे ज़्यादा खालसा भूमि की वृद्धि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुई थी। बरनी की रचना कौन थी? तो बरनी की रचना रही है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तारीख़ फ़िरोज़ शाही किसने लिखा है? बरनी ने लिखा है। एक और बात, जो मैंने कर बताए थे ना, चराई कर और गढ़ी कर। तो चराई कर जो था वो दुधारू पशुओं पे लिया जाता था। अरे
सो चराई कर जो था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इसकी शुरुआत हुई थी इन कर की। ये दुधारू पशुओं पे लिए आता था, जबकि गढ़ी कर जो था, गढ़ी वाला, ये घर गृह कर भी कहते थे, ये घर और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अब यहाँ पे बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या कारनामे किए थे। सबसे पहली बार राजधानी का परिवर्तन किया था। इसने क्या किया था, अपनी राजधानी देवनागरी स्थानांतरित कर दी थी। इसके बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। 1327 में देवनागरी को राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। अब ये दिल्ली से सबको उठा के वहाँ ले गया था। उसका नाम बदल दिया था, दौलताबाद रख दिया था। दिल्ली के सभी लोग जब वहाँ गए तो बहुत परेशान हो गए। फिर इसने कहा भी, लेकिन काफ़ी मतलब दिक्कत हुई थी। सेकेंड जो काम किया था उसने खुरासान विजय का। खुरासान विजय के लिए खुरासान कहाँ पड़ता है, ईरान में पड़ता है। इसकी योजना बनाई थी, लेकिन ये इसमें भी नाकाम रहा था। और क्योंकि इसने इतनी बड़ी सेना खड़ी कर ली थी 3,70,000 की, कि इसको वेतन नहीं दे पाया था, जिसकी वजह से वो सेना ने चोरी चकारी करना, लूटमार करना शुरू कर दिया था। तो सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही की थी। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि ये तांबे की थी, कुछ कहते हैं कांसे की थी, धातु के बने मतलब ये होते थे सांकेतिक मुद्रा। अब इन लोगों ने क्या किया, लोगों ने फ़ायदा उठाया, नकली सिक्के बनाने शुरू किए और नकली सिक्के करने लगे, जिसकी वजह से नकली सिक्के की संख्या ज़्यादा हो गई थी। अब भी कृषि सुधार की बात करते हैं। कृषि सुधार ये अच्छा काम किया था। कृषि सुधार के लिए, जो कि मैंने बताया, अमीर कोही दीवान अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की थी। कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नहरों के द्वारा सिंचाई की बात करते हैं तो यहाँ पे नहरों के बारे में मैंने बताया था, गयासुद्दीन तुगलक ने भी काम किया था, फिरोज शाह तुगलक ने भी किया था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बहुत बड़ी बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। इसने सिंचाई के ऊपर कर भी लगाया था, जिसको बोला जाता था हक ए सर्ब। ठीक है, हक ए सर्ब नाम का कर किसने लगाया था, सिंचाई कर, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। खुद मुकद्दम और चौधरी जो थे वो मैंने बताया था बड़े किसान होते थे, जबकि जो छोटे किसान होते थे उनको बलहर बोला जाता था, या बलाहार भी लिखा होता है। कर लेते हैं। तो पहला है प्रारंभिक तुर्क वंश। प्रारंभिक तुर्क वंश, जिसको मामलुक वंश या फिर गुलाम वंश भी कहा जाता था, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो इल्तुतमिश होगा। खिलजी के बारे में बात करते हैं तो ये जलालुद्दीन खिलजी थे। और अगले आ जाते हैं तुगलक की। तो तुगलक में गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, सैयद में खिजर खान ने की थी, और लोधी में बहलोल लोधी ने की थी। तो 4th चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है मुगल साम्राज्य। इसमें मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे ना बिहार के जो शेरशाह सूरी के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, जो कि बिहार पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो मतलब इस चैप्टर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे मुगल साम्राज्य की बात करते हैं। सबसे पहले बताया गया कि अंतिम महत्वपूर्ण जो शासक रहा था फिरोज शाह तुगलक था। मतलब महत्वपूर्ण का मतलब इसके टाइम में साम्राज्य बहुत अच्छा स्टेबल था ऐसे करके। उसके बाद शक्तियाँ बिखरना स्टार्ट कर दी और तैमूर का आक्रमण होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैमूर का आक्रमण कब हुआ था। तुर्क आक्रमणकारी तैमूर का आक्रमण 1398-99 में हुआ था। किस वंश का शासक था उस टाइम पे, तो तुगलक वंश का था। तुगलक में भी कौन था, नसरुद्दीन महमूद उस टाइम पे शासक था। ठीक है, जो कि फिरोज शाह के बाद बना था। यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। उसके बाद बताया जा रहा है कि मतलब जब ये दिल्ली सल्तनत खत्म होती तो छोटे छोटे कई सारे राज्य बने थे, बंगाल, जौनपुर, मालवा, दक्षिण भारत के ऐसे कई सारे राज्य बन गए थे। अब यहाँ पे शेर खां की बात बताई गई है कि जो शेर खां था वो नुहानी अफगानों का शासक था। देखिए यहाँ पे छोटे बिहार में किसका शासन चल रहा था, जो छोटे राज्यों में नुहानी अफगान। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ऑप्शन होकर के आ सकता है। अब ये नुहानी अफगान में ये जो इसके बचपन के नाम क्या था, शेर खां के बचपन का नाम फरीद खां था। और इसका शासन सासाराम पे नियंत्रण था। ठीक है, सासाराम जहाँ पे इसका मकबरा भी है शेर खां का, वहाँ पे इसका शासन था। अब ये ना नुहानी राजाओं के करीब था, मतलब उनके अंडर में रहता था। और उसके बाद धीरे धीरे इसने क्या किया कि इसका जो पास के मतलब नुहानी राजा के पहले अंडर में रहता था, वे नुहानी राजाओं को हटा के खुद शासक बन गया वहीं बिहार का। अब बिहार का शासक बन गया तो बंगाल के जो अफगान शासक थे उनके साथ इसकी लड़ाई होती है 1538 में। तो 1538 में जो लड़ाई है वो शेर खां और बंगाल के अफगान शासकों के बीच में होती है। और उसके बाद ये एक शक्तिशाली अफगान शासक बन जाता है। इसके बारे में अभी हम आगे और भी जानेंगे कि जो हुमायूं के साथ युद्ध होते हैं। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं बाबर की कहानी कि बाबर जो था वो पहले काबुल और कंधार के शासक बाबर ने यहाँ पे आक्रमण किया था। उसकी आत्मकथा का नाम क्या था, उसकी आत्मकथा का नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी जो कि तुर्की में लिखी गई थी। अब बाबर की बात करते हैं तो बाबर कहाँ का शासक था, पहली बात तो याद रखिए ये फरगना का शासक था। ठीक है, फरगना नाम के छोटे राज्य का पहले शासक था। वे धीरे धीरे ये करके, उसके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। अब यहाँ पे इनके जो युद्ध हैं वो इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 1526 में हुआ था। अब इसी युद्ध में इसने घुड़सवार, सेना, तोप इनका यूज़ किया था। कौन सी नीति का यूज़ किया था, तो
तुगलमा नीति का यूज़ किया था? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नीति का युद्ध नीति का यूज़ किया था? तो प्रथम युद्ध में मतलब इसने तुगलमा नीति का यूज़ किया था। बंदूक, घुड़सवार, तीर, ये सब इन सब का यूज़ किया था पानीपत के युद्ध में। और किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और फिर दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। दूसरा जो युद्ध है वो युद्ध था 1527 का। 26 लगातार इसने लड़े हैं। 1527 का जो था वो चित्तौड़ के राजा राणा सांगा के साथ हुआ था। इस युद्ध को क्या कहते हैं? खानवा। ठीक है, खानवा कहते हैं। खानवा के बाद 1528 में चंदेरी के शासक मेदिनी राय के साथ था, इसको बोलते हैं चंदेरी का युद्ध। और 1529 में जो अफगानों के साथ हुआ था इसको बोलते हैं घाघरा का युद्ध। तो इसको ट्रिक से याद कर लीजिएगा। पहले 26, 27, 28, 29 यानी कि पहले पानी पिया, फिर खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध, फिर चांद देखा, चंदेरी हो गया, और फिर घाघरा। ठीक है, खाना घाघरा में फिर जाएंगे पानी पीने या नहाने, जो भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है ये टॉपिक ख़त्म बाबर के बारे में। बाबर के बारे में और क्या था? इसका जो इसकी जो मृत्यु हुई थी इसकी मृत्यु हुई थी आगरा में। पहले इसका आगरा में वो था, मकबरा था। उसके बाद इसको दफनाया गया दोबारा काबुल में। ठीक है, इसकी इच्छा थी तो काबुल में, फिर बाद में इसको दफनाया गया था। शेर खां की अब जब 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद हुमायूं और शेर खां के बीच में युद्ध होता है। कौन कौन सा? 2 युद्ध हैं, एक है चौसा का, एक है कन्नौज का। तो चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में हुआ। और कन्नौज का कब हुआ? 1540 में हुआ। कन्नौज के युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है जनरली। और इसी के बाद जब ये विजयी होता है शेर खां, तो उसके बाद ये शेरशाह की उपाधि लेता है। अभी तक इसका नाम शेर खां था, अब ये शेरशाह की उपाधि लेगा। शेरशाह सूरी की एक बात यह है कि भू राजस्व निर्धारण के लिए इसने एक अलग तरीका अपनाया था। इसने अलग अलग उपज की किस्मों के जो अलग अलग तरीके की फसलें होती हैं उनके लिए अलग अलग कर निर्धारित किया था। तो ये किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत कराई थी। उसने देखिए यातायात के लिए, जो व्यापार के लिए यातायात के साधनों को बहुत ही उन्नत किया था। यहाँ पे सड़कें जो बनवाई गई थी, सड़कों के किनारे 8 किलोमीटर पर लोगों और व्यापारियों के विश्राम के लिए सराय बनाए गए थे। इन्हीं सराय के नाम पर ही अभी भी हम लोगों को जो मुगल सराय या दल सिंह सराय, बेगूसराय, इनके आसपास जो गाँव बसे थे उनमें सराय यूज़ होता था। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम दोनों के प्रति बहुत ही ऐसे सामान्य रूप से दोनों कर्मचारी इनके यहाँ रहते थे। शेरशाह सूरी का कार्यकाल कितना रहा? 1540 से लेकर के 1545 तक रहा। 5 वर्षों का रहा। उसके बाद के जो शासक थे वो अयोग्य रहे, तो इतना वो शासन संभाल नहीं सके, तो दिल्ली सत्ता पे कितने से 5 साल के लिए बैठा था। अब आ जाते हैं हुमायूं फिर से दिल्ली पे शासन कब करते हैं? 1555 में करते हैं। और 1555 में ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये इनकी जो दीनपना नाम के पुस्तकालय होता है उसकी सीढ़ियों से गिरने से इसकी मृत्यु हो जाती है। एक क्वेश्चन हुमायूं से पूछा जाता है कि हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा। और अब बात आती है इनकी अकबर की। अब हुमायूं के बाद कौन बनेंगे? अकबर बनेंगे। तो अकबर का तो जन्म ही याद रख लीजिए, क्योंकि कभी कभी उनका जन्म पूछ लिया जाता है। 1542 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1605 में हुई है। गद्दी पे कब बैठे हैं? बादशाह कब बने हैं? 1556 में गद्दी पे बैठे थे। इनके संरक्षक का क्या नाम था? इनके संरक्षक का नाम बैरम खां था। इन्होंने अपने राज का विस्तार स्टार्टिंग में 56 से 76 के बीच में बहुत हुआ है। इनमें इस बुक में जो 2 बताए गए हैं कि मध्य प्रदेश के 2 महत्वपूर्ण राज्य पे इन्होंने नियंत्रण किया था। एक तो मालवा का था। मालवा का शासक कौन था? तो मालवा का शासक था राजा बाज बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर। उनकी राजधानी क्या थी? मांडू थी। और जबकि दूसरा जो है वो गढ़ का गोंडवाना राज्य था। ठीक है, गोंडवाना राज्य ये मध्य प्रदेश के इलाके में था। इनकी इस समय यहाँ की रानी कौन थी? यहाँ की रानी दुर्गावती थी, जिन्होंने आगे जाके सुसाइड किया था। दुर्गावती और वीर नारायण। तो यहाँ की जो शासक थे वो ये थे। 1561 और 62 में इन दोनों राज्यों पर मुगलों का आक्रमण हुआ था, मतलब अधिकार कर लिया था। तो 61-62 की ये बात चली कि 61 में इनका हुआ था, मालवा पे युद्ध किया था इन्होंने। और ये 63 में, कहीं कहीं ये गोंडवाना वाला 64 भी लिखा हुआ मिलता है। तो 61-62 में यहाँ बुक में बताया गया है कि उनके करीब इन्होंने यहाँ पे राज किया था। अधम खां जो आई थिंक महामंगा का पुत्र था, तो वो उसने धन लूटा था। उसके बाद इसको भी मतलब कड़ाई से इन्होंने हटा दिया था। अब अकबर का चित्तौड़ के जो शासक थे, चित्तौड़ के शासक महाराणा प्रताप के साथ भी इनका युद्ध हुआ था। एक तो 1568 में हुआ था, एक 1576 वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे हल्दी घाटी का युद्ध बोला जाता है। महाराणा प्रताप के साथ हुआ था जिसमें अकबर विजयी हुआ था। उसके अलावा इन्होंने रणथंभौर को जीता था। चित्तौड़ के बाद रणथंभौर को जीता था। जैसे जो जितने भी छोटे छोटे थे, आमेर, जैसलमेर, ये सब इनके प्रति समर्पण कर दिया था।
गुजरात विजय इंपॉर्टेंट हो जाती है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ही इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कौन सी विजय के उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। इसके बाद इन्होंने बिहार और बंगाल वाले क्षेत्र को भी जीत लिया था और अफ़गानों का अंत कर दिया था। अब 1602 में अच्छा, ये दक्षिण की तरफ भी इनके कुछ अभियान रहे थे, जैसे काबुल और कंधार पे इन्होंने विजय प्राप्त की थी, अफ़गान का विद्रोह का दमन कर दिया था। दक्षिण में जैसे खानदेश हो गया, अहमदनगर हो गया, तो अहमदनगर में बहादुर शाह चांद बीबी का नाम सुना होगा, तो ये अहमदनगर की ही शासिका थी। अब ये दक्षिण के राज्य पड़ते हैं, खानदेश और अहमदनगर। फिर 1602 में सलीम के विद्रोह के कारण ये दक्कन का अभियान इन्होंने स्थगित कर दिया था। दक्कन को भी जीतने का अभियान बनाया था। 1605 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पे इनके साम्राज्य की प्रशासन की बात होती है, मेन तो हमको वही पढ़ना है, क्योंकि ये इसको डिटेल में अच्छा पढ़ लीजिएगा अकबर और इनके हुमायूं के बारे में। आपके पास जो लूसेंट या रेफरेंस बुक जो भी है, यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा दे नहीं रखा। हम लोग क्योंकि बुक कवर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। यहाँ पे अमीर की बात की जा रही है। अमीर कौन थे? तो अकबर के जब बादशाह था उस टाइम 51 बड़े अधिकारी जो होते थे या दरबारी होते थे, उनको अमीर कहते थे। ये मोस्टली क्या थे? इनके जो रिश्तेदार होते थे। लेकिन अब इसने क्या किया, अमीरों में ईरानी अमीर को भी जगह दी थी। तुर्क अमीर तो जो थे ही, उसके अलावा ईरानी अमीर बने। फिर कुछ हिंदुस्तानी को भी इन्होंने अमीर बनाया था, और उसके बाद राजपूतों को भी इन्होंने अमीर बनाने की कोशिश की थी। तो ये इनके काम रहे थे। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये देखिए बताया गया है कि जजिया कर 1562 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था। 62 या 63 भी लिखा हुआ मिलता है, तो 65-63 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। और जजिया कर जो लेना है, जजिया कर भी बंद कर दिया था 1564 में। 1564 में जजिया कर लेना बंद कर दिया था अकबर ने। अब अकबर के प्रशासन की बात करते हैं तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अबुल फजल की जो रचना है अकबरनामा। अकबरनामा के 3 पार्ट हैं, ठीक है। अकबरनामा में पहले वाले में पूर्वज के वर्णन दे रखा है, जो अकबर के पूर्वज थे। दूसरे में इनकी प्रशासन व्यवस्था का वर्णन है। तीसरे में अकबर के बारे में वर्णन है। तो जो सेकेंड वाला पार्ट है ना, उसी को आईने अकबरी कहते हैं, जिसमें प्रशासन का वर्णन है। ये क्वेश्चन बनता है, इसीलिए याद रखिएगा। अकबरनामा के कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। अब इसी में इन्होंने बताया था कि जो साम्राज्य था वो कई प्रांतों में बटा था। प्रांत को सूबा कहा जाता था। सूबे के हेड को सूबेदार कहते थे। अब सूबे के नीचे कौन आ जाएगा? अच्छा, अकबर के टाइम में कितने सूबे थे? तो 15 सूबे थे। तो सबसे ऊपर कौन आता है? सूबा। प्रांतों को सूबा कहा जाता था। सूबा के बाद क्या आता था? सूबा के बाद आएगा सरकार। हाँ, सरकार के बाद आ जाता है परगना, ठीक है। सरकार के बाद आ जाता है परगना। तो ये क्रम याद रखेंगे कि साम्राज्य सूबा में बटा था। 15 सूबा थे अकबर के टाइम में, सरकार, फिर परगना। अब मनसबदार की बात करते हैं तो ये अकबर ने ही मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। मनसबदार क्या होते थे? मुगल सम्राट कई अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशासन का काम देखने के लिए नियुक्त करता था। इनको मनसबदार कहते थे। मनसबदार कुछ बड़े होते थे, कुछ छोटे होते थे। अब बड़े जो होते थे उनको अमीर कहा जाता था। ये देखिए, बड़े जो होते थे उनको अमीर कहा जाता था, और उनका वेतन भी ज़्यादा होता था। मुगल मनसबदार जिनका 5,000 जात का मनसब होता था, उसे 30,000 प्रति माह वेतन मिलता था, और ये घोड़े और ये सब वगैरह चीज़ें मिलती थी। अब यहाँ पे जो मनसबदार की शक्ति है, ये बड़े और छोटे की बात बताई। जो छोटे वाले होते थे ना, लेकिन निम्न स्तर के मनसबदार को नगद वेतन मिलता था, मगर उच्च स्तर के मनसबदारों को जागीरें प्रदान की जाती थी, इसीलिए जागीरदार भी कहलाते थे। तो जो उच्च स्तर के होते थे उनको जागीरें प्रदान की जाती थी। मनसबदारों का जो प्रशासन होता था वो जात और सवार से सूचित होता था। मतलब जात और सवार, जात जितना ज़्यादा है इसका मतलब उतना वो बड़ा मनसबदार है। सवार की संख्या निश्चित होती थी। सवार में इनको क्या मिलता था? सैनिक, जो पैदल सैनिक हैं, कितने घोड़े हैं, ये सारी हाथी हैं, ये सब तय किए जाते थे, ये निश्चित होते थे। लेकिन जात जितना ज़्यादा है उतना बड़ा वो सूबेदार माना जाता था, मनसबदार माना जाता था। अब इनकी आमदनी कैसी होती थी ये अकबर के टाइम पे? तो ऑब्वियसली जो उपज के ऊपर जो कर लिया जाता था, वो उस समय राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजा टोडरमल थे। जब्ती प्रणाली की शुरुआत इन्हीं के टाइम पे हुई थी। जब्ती प्रणाली की शुरुआत अकबर के टाइम पे ही हुई थी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था? भूमि के सर्वेक्षण किया और उसके आधार पर नगद कर तय किया था कि भूमि के अकॉर्डिंग नगद जो कर था वो तय किया गया था। ये या मोटा मोटी उपज का 3 से 6 भाग तक होता था। जो उपज का कितना % होता था? 3 से 6 भाग, यानी कि 1/3 से लेकर के 1/6 भाग तक होता था। अब यहाँ पे भूमि के प्रकार बताए गए कि भूमि को कैसे बांटा गया था ज़मीन को। एक पोलज भूमि होती थी। पोलज भूमि वो होती जिसमें रेगुलर खेती होती रहती थी, और दूसरी थी परती भूमि। परती भूमि में 1 साल के अंतर पे खेती होती थी, 1-2 साल के अंतर में। तीसरी थी चाचर भूमि। चाचर भूमि में मतलब कुछ 4-5 साल के अंतर पे वो खेती होती थी। और बंजर भूमि, जो लंबे समय तक जिस पे खेती नहीं होती हो, तो उसको बंजर भूमि। तो 4 प्रकार की भूमि कौन सी थी अकबर के टाइम पे? पोलज, परती, चाचर और बंजर।
ये अबुल फज़ल वाला मैंने बता ही दिया था कि अबुल फज़ल ने अकबरनामा लिखी थी। अकबरनामा का ही सेकंड पार्ट जो है वो आईने अकबरी बोला जाता है, जिसमें प्रशासन का वर्णन है। धार्मिक नीति की बात करते हैं तो ये काफ़ी मतलब हिंदू लोगों के प्रति भी काफ़ी अच्छा संबंध इसने बना के रखा था। इसने सुलह ए कुल धार्मिक नीति को अपनाया था। सुलह ए कुल धार्मिक नीति को किसने अपनाया था? अकबर ने अपनाया था। उसके अलावा इसने एक धर्म की भी स्थापना की शुरुआत की थी, जिसे दीन-ए इलाही कहा गया था। दीन-ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। अच्छा, ये जो सुलह ए कुल जो नीति है, इसको जहांगीर और शाहजहाँ ने तो बनाए रखा, लेकिन औरंगज़ेब ने इसको हटा दिया था। औरंगज़ेब एकदम कट्टर मुस्लिम बन गया था। जहांगीर के बारे में यहाँ तो ज़्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन आप रेफरेंस में ज़रूर पढ़िएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना बताया गया कि 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद जब ये बनता है शासक, तो एकदम बढ़िया से अपना जितना उसको मिला था उतना ज़्यादा बढ़ाया, लेकिन जितने क्षेत्र पे नियंत्रण अच्छे से किया था। ये न्याय की जंजीर के लिए फेमस था। ठीक है, न्याय की जंजीर के लिए फेमस था। ये देखिए, सोने की घंटी और एक लंबी जंजीर बनवाई थी कि अगर किसी के साथ कुछ जनता वहाँ पे डायरेक्टली आकर के उस घंटी को बजा करके न्याय मांग सकती थी। पंजाब के कांगड़ा क्षेत्र पर अधिकार किया था। अहमदनगर राज्य के साथ शांति समझौता किया था। मेवाड़ के राड़ा के साथ भी स्थायी शांति इसने स्थापित की थी। ठीक है। अच्छा, जहांगीर के बारे में एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो चित्रकला का स्वर्णकाल है वो जहांगीर के समय को ही कहा जाता है। शाहजहाँ की बात करते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी? जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। ठीक, 1627 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1628 में शाहजहाँ गद्दी पे बैठते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद, हाँ, 1628 में गद्दी पे बैठेंगे। अभी गद्दी पे बैठते हैं तो ताजमहल के निर्माता के लिए तो हम जानते ही शाहजहाँ फेमस थे। उसके अलावा इन्होंने लाल किला का निर्माण करवाया था। बुंदेलखंड दक्षिण के विद्रोह को उसने दबाया था। बीजापुर, गोलकुंड जैसे दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनको भी अपने अधीन कर लिया था। कंधार को जीता था और बल्ख और बचका पे आक्रमण किया था। अब ये सब चीज़ें आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलती हैं, तो वो मैं यहाँ मेंशन कर दे रही हूँ। बल्ख और बचका पे आक्रमण किया था, कंधार को जीता था। असम के कामरूप क्षेत्र पर भी अधिकार किया था। तो असम के कामरूप क्षेत्र पर अधिकार किसने किया था? शाहजहाँ ने किया था। ठीक है, और उसके अलावा है मुगल राज की सीमाएं भी इसके तहत बढ़ी थी। और उसके बाद इनका अंतिम जीवन तो अच्छा नहीं गया था। अंतिम जीवन इसलिए अच्छा नहीं गया था क्योंकि ये बीमार पड़ा था 1556 या 55 के तहत ये बीमार पड़ा था। उसके बाद एक इनके जो 4 बेटे थे, दारा, शुजा, औरंगजेब और मुराद, इनके बीच में लड़ाई हो गई थी क्योंकि इसने दारा सिकों को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन ये सब अपना अपना बनना चाहते थे। अब औरंगजेब क्या करता है? औरंगजेब युद्ध करता है भाइयों के साथ और फिर गद्दी पे बैठता है। लेकिन यहाँ पे टाइम पीरियड याद रखेंगे, 1558 में उसने शाहजहाँ को बंदी बनाया था और 8 साल, यानी कि 15 क्यों बोल रही हूँ मैं, 1658 में उसने शाहजहाँ को बंदी बनाया था और 1666 में शाहजहाँ की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। 1663 में इसने अहोम राज असम को अपने अधीन कर लिया था। देखिए, असम का जो कामरूप क्षेत्र है उसको शाहजहाँ ने जीता था। इसने अहोम पूरा असम को ही अपने अधीन कर लिया था, लेकिन यह अस्थायी रहा था, फिर वो छूट गया होगा। दक्षिण के 2 महत्वपूर्ण राज्य बीजापुर और गोलकुंडा को 1686 और 87 में इसने अपने राज्य में मिला लिया था और इसका राज अफगानिस्तान से तमिलनाडु तक फैला हुआ था। वो चीज़ मैंने दिखाई भी थी शायद सेकेंड चैप्टर में। सबसे ज़्यादा जो अगर साम्राज्य फैला था वो इसी औरंगजेब के टाइम पे एकदम पूरी तरीके से फैला हुआ था। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बता देती हूँ जो कि आपको याद रखने थे। तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे सिखों के, तेग बहादुर, उसकी हत्या की थी 1675 में, 1666 में और 1666 में जो शिवाजी को इसने बंदी बनाया था और फिर वो जयपुर भवन में बंदी बनाया था, फिर वो वहाँ से छूट गए थे। तो यहाँ से इसकी मृत्यु कहाँ हुई है? इसका जो मृत्यु है वो खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया था। इसका जो मकबरा है वो कहाँ पे है? रोजा में है या खुलदाबाद में है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। अब मुगल साम्राज्य के पतन के कारण के बारे में यहाँ से जनरली क्वेश्चन नहीं बनता है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो 1607 में हुई थी। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1607 में हुई थी। इसको कहाँ दफनाया गया? तो खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, वहाँ दफनाया गया। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी थ्योरी बताई गई, लेकिन वो जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है वनडे एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ से केवल हमको याद रखना है कि मुगल साम्राज्य का अंत कैसे हुआ। मतलब ये जो पहले मुगल रहे, लेकिन फिर आगे वाले उतने शक्तिशाली मुगल नहीं रहे। अंतिम शक्तिशाली मुगल कौन था? औरंगजेब था। अब होता क्या, आक्रमण होने लगते हैं। जैसे नादिर शाह का आक्रमण होता है, जो ईरान का शासक था 1539 में। 1539 में जो नादिर शाह का आक्रमण होता है, ये यहाँ से बहुत सारा लूट के ले जाता है, धन वगैरह। तो यहाँ से 60 लाख रुपए ऐसे करके सोने के सिक्के। अब हमको याद क्या करना
है। मयूर सिंहासन जिसे तख्त ए ताउस कहते हैं, शाहजहाँ द्वारा बनवाया गया था, इसको भी ये ले गया। कोहनूर हीरा भी ले गया। उसके बाद होता क्या है, अफगानों के आक्रमण हो जाते हैं, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है जिसकी वजह से मुगलों की शक्ति और कमज़ोर पड़ जाती है, मराठों को भी कमज़ोर कर देता है ये। और 1557 की क्रांति तो हमको पता ही है कि अंग्रेज आ जाते हैं, फिर अंग्रेज़ की वजह से और कमज़ोर हो जाएगा। इस तरीके से पूरा मुगल का पतन हो जाता है। मुगल का अंतिम शासक कौन था? मुगलों का अंतिम शासक बहादुर शाह जफ़र था, जो कि 1862 में फाइनली उसकी मृत्यु हो जाती है और मुगल साम्राज्य का अंत हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आंसर कर लेते ज़रा। मैच द फॉलोइंग। मनसब की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। बैरम खां कौन था? गवर्नर था या संरक्षक था अकबर का। सूबेदार पद होता था जो सूबे का जो अधिकारी होता था। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए फेमस थे। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के शासक थे। अब बाकी के जो 6 चैप्टर हैं, 5-6 चैप्टर, क्योंकि स्टार्टिंग के चैप्टर लंबे थे, तो बाकी के चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक अगर आपने क्लास 6 की हिस्ट्री नहीं देखी तो देख लीजिएगा, या अदर जो भी वीडियोज़ मैंने डाली हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत लगती है एक्चुअली, ये पूरी बुक को समझाना वैसे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, लेकिन हम क्योंकि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो जो वनडे एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।